रिया इलाहाबाद के एक रेजिडेंशियल स्कूल में कक्षा 9वीं की छात्रा थी। हर शनिवार की शाम वो कभी स्वयं तो कभी चाचा या भाई के साथ इलाहाबाद से कुंडा आ जाती थी और रविवार की शाम शटल ट्रेन पकड़कर वापस इलाहाबाद लौट जाती थी। कुंडा इलाहाबाद से लगभग 50 किलोमीटर दूर था। रिया का बड़ा भाई सुमित था जो इंटरमीडिएट का छात्र था। चाचा चाची माँ पापा संयुक्त परिवार था, सभी एक साथ रहते थे, इसलिए तेरा मेरा का कोई भाव नहीं था। जो चीज घर में थी वो सबकी थी, सभी इस्तेमाल कर सकते थे। मगर रिया ने आज वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने के लिए डाले तो चाची अन्नू ने मना कर दिया। ये वॉशिंग मशीन मेरे मायके का है, अन्नू ने बहुत ही घमंड भरे स्वर में कहा था। चाची ये क्या बोल रही हो आप? रिया घबरा कर बोली, सही कह रही हूँ मैं, जिसे देखो वही मेरी चीजें इस्तेमाल कर रहा है, वो भी उल्टे सीधे बेतुके अंदाज में। बिगड़ जाएगी तो कोई स्वीकार नहीं करेगा कि किससे बेकार हुई। रिया 14 साल की थी, पर इतनी समझदार तो थी ही कि व्यवहार में फर्क समझ पाती। उसने वॉशिंग मशीन से कपड़े वापस निकालकर बाल्टी में डाले और किचन में चली गई, क्योंकि वहां पर रिया की माँ नाश्ता बना रही थी। माँ, चाची को क्या हो गया है? रिया रुआंसे स्वर में बोली। क्या हुआ बेटा, ऐसे क्यों बोल रही है? रिया ने दबी जबान में सारा किस्सा बयान कर दिया। शकुंतला सख्ते में आ गई थी, पर बेटी के सामने संयम बरतना जरूरी था। रिया, तुम एक काम करो, बाल्टी में कपड़े भिगो दो, मैं तुम्हारे कपड़े धो दूंगी। रिया को बहुत ही रोना आ रहा था, इसीलिए उसकी माँ ने समझाया, बेटा रोना नहीं, वॉशिंग मशीन में वाकई कोई दिक्कत होगी तभी तुम्हारी चाची ने मना किया होगा। तुम जाकर अपने स्कूल का होमवर्क वगैरह देखो, मैं तुम्हारा सभी काम कर दूंगी। शकुंतला ने रिया को उसके कमरे में भेज तो दिया था, पर वो अब खुद ही ख्यालों की दुनिया में विचरने लगी थी। 4 दिन पहले ही सुमित ने जब चाचा की बुलेट की चाबी मांगी थी, तब भी अन्नू ने ऐसा ही कटु वचन बोला था। ये बुलेट तुम्हारे चाचा की नहीं है, मेरे दहेज में आई है। जिस मकान में ये पूरा परिवार रह रहा था उसे स्वर्गीय ससुर श्याम प्रसाद सिंह जी ने बनवाया था। 1500 स्क्वायर फुट में बना 2 मंजिला मकान इस तरह से बना हुआ था कि महज 2 दरवाजे बंद कर देने से घर 2 भाग में विभक्त हो जाता, एक मकान 2 हो जाते। 2 परिवार राजी खुशी प्राइवेसी से रह सकते थे। ससुर जी ने जब मकान बनवाया था तभी उनके मन में ये ख्याल था कि दोनों बेटे जब बंटवारा चाहेंगे तो बिना तोड़ फोड़ के आसानी से घर 2 भागों में बंट जाता। प्रताप और अन्नू की शादी हुए 5 साल होने वाले थे। उनका एक 3 साल का बेटा भी था। अन्नू चाहती थी कि वो प्रताप के साथ इलाहाबाद में रहे और अपने प्यारे बेटे को इलाहाबाद के किसी बहुत ही अच्छे स्कूल में पढ़ाए, पर प्रताप कुंडा छोड़ना नहीं चाहता था। कुछ तो उसे घर परिवार दोस्त रिश्तेदार अजीज थे और कुछ वो वास्तविकता से परिचित था। कुंडा में रहना खाना सब कुछ सस्ता था। इलाहाबाद जाते ही सबसे पहले किराए पर मकान लेना पड़ता, हर साल मकान बदलने पड़ते। पारिवारिक सुरक्षा के माहौल से निकलते ही दूसरी और समस्याएं उत्पन्न होती। बड़े शहर का बड़ा खर्च, और फिर बच्चा अभी 3 साल का ही तो हुआ था। ऐसे में अनावश्यक खर्च बढ़ाना उसे उचित नहीं लगता था। अन्नू का इलाहाबाद के प्रति लगाव का एक कारण ये भी था कि उसका मायका इलाहाबाद में ही था और उसके मायके वाले भी चाहते थे कि वह इलाहाबाद में रहे। प्रताप को ससुराल के पास रहना भी ससुराल में रहने के समान लगता था। घर जमाई बनने वाली मना स्थिति में वो आना नहीं चाहता था, इसलिए वो मकान का किराया जैसे गैर जरूरी खर्च गिनवाकर अन्नू को टाल रहा था। पिछले 2 महीने से अन्नू ने एक अलग राग अलापना शुरू कर दिया था। दरअसल शादी से पहले उसने ब्यूटिशियन का कोर्स किया हुआ था। प्रशिक्षण के दौरान सभी उसके काम की तारीफ करते थे और उसे भी लगता था कि वह एक बेहतरीन ब्यूटिशियन बन सकती है। इसलिए खुद कमाऊंगी मैं, आत्मनिर्भर बनूंगी, मैं अपने खुद के पैरों पर खड़ा होऊंगी, मैं स्वावलंबी बनूंगी, जैसे विचार उसके मन को कचोटते थे। माँ और बहन से भी जब इस सिलसिले में कभी बात होती तो वे भी अन्नू को इलाहाबाद में रहने के लिए उकसाती रहती थी। एक तरह से खुद के बारे में सोचना, अतिरिक्त आय का साधन ढूंढना गलत भी नहीं था, पर जब वो पति को कन्विंस नहीं कर सकी, उसे इलाहाबाद में रहने के लिए तैयार नहीं कर सकी, तो एक अलग जिद ठान बैठी थी।
कहती थी क्यों ना घर के फ्रंट हिस्से में वो ब्यूटिशियन का काम करे, कुछ विज्ञापन के बोर्ड बनवाकर बिजली के खंभों पर या पेड़ पर लगवा दिया जाए। एक बार काम चल गया तो वो कुंडा में भी तरक्की कर सकती है। प्रताप इसके लिए भी तैयार नहीं हुआ था। उसकी कस्बाई सोच उसे पत्नी से काम करवाने की इजाज़त नहीं देता था। वैसे भी वो सचिवालय में इतना कमा लेता था कि उसे छोटी मोटी आमदनी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। आखिर इसी नौकरी और आय के कारण ससुराल वालों ने उसे मोटा दहेज देकर उससे अपनी बेटी का ब्याह करवाया था। रात हुई। भोजन के उपरांत घर का हर सदस्य बिस्तर के हवाले था। छुरी जब तरबूज पर चलती है तो छुरी को देर तक ध्यान नहीं रहता कि वो तरबूज के कितने अंदर तक सैर करके आई है। ये तो तरबूज को मालूम होता है कि छुरी ने उसे कितना अंदर तक काटा है, उसका मर्म तक घायल कर दिया है। अन्नू को तो ख्याल भी नहीं था कि आज उसने क्या से क्या कर दिया है, बल्कि वह तो खुश हो रही थी कि उसने अपने मायके से आई चीज पर अपना नियंत्रण कर लिया है। पर शकुंतला अंदर तक घायल थी। सास ससुर की मृत्यु सिर्फ 6 माह के अंतराल पर हो गई थी। पहले सास की मृत्यु हुई थी, फिर ससुर भी देवलोक गमन कर गए थे। ससुर की मृत्यु के समय प्रताप सिर्फ 15 साल का था। अवयस्क लाचार, अभी वो 10वीं भी पास नहीं कर पाया था। शकुंतला ने प्रताप के लिए वो सब कुछ किया जो सास जीवित होती तो करती। कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। जगदेव जी ने कभी सोचा ही नहीं कि बेटे या छोटे भाई में क्या फर्क होता है। दोनों भाइयों में लगभग 10 वर्ष की आयु का अंतर था। जब पिता की मृत्यु हुई थी तब तक जगदेव जी नौकरी करने लगे थे। उन्होंने छोटे भाई की किसी भी अभिलाषा को पूर्ण करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। जगदेव जी ने तकिए से सिर टिकाया ही था कि शकुंतला बोल पड़ी, मैं कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ। कल मुझे किसी भी कीमत पर वॉशिंग मशीन चाहिए। फिर शकुंतला शाम की घटना, इससे पहले बुलेट मोटरसाइकिल की घटना तथा कई अन्य घटनाओं का उल्लेख विस्तार से करने लगी। अंत में बोली, बुलेट के लिए तो मैं कुछ नहीं कहती, पर वॉशिंग मशीन बहुत ज़रूरी चीज़ है। उसके बिना घर में गुजारा नहीं चल सकता। आजकल हाथ से कपड़े धोने की आदत भी छूट चुकी है और अन्नू के टोकने के बावजूद उसके दहेज का वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल अगर मैं करूं तो घर में कलह पैदा करने का काम होगा। आखिर ये घुन मेरे घर में भी लग ही गया। जगदेव जी ने गहरी सांस लेकर कहा, आज रविवार का दिन होने के कारण घर में हर रोज की तरह भाग दौड़ नहीं थी। सभी आराम से उठे और दैनिक क्रियाओं के पश्चात नाश्ते के लिए बैठे। जगदेव रात से ही परेशान थे। उनका रक्तचाप बढ़ा हुआ था। रात को दिमाग में मंडरा रहे विचारों ने उन्हें सोने नहीं दिया था। नाश्ता भी वो बेमन से ही कर रहे थे। नाश्ते के बाद उन्होंने प्रताप को अपने कमरे में बुलाया। बोले, बहुत ज़रूरी काम है, जल्दी आओ। नाश्ते के बाद प्रताप कमरे में गया। जगदेव जी ने कहा, माँ बाबूजी की मृत्यु के बाद बड़ा भाई होने के नाते मेरा आपके लिए, घर के लिए जो भी कर्तव्य था, मुझे लगता है मैंने बड़ी ही ईमानदारी से उसका निर्वहन किया था। आज आपके पास मुझसे अच्छी, बल्कि कहना चाहिए कि बहुत अच्छी नौकरी है। आपकी शादी भी हो गई है। अब आपका घर संसार बस चुका है। इसलिए अब वक्त आ गया है कि आप लोग मुझे दायित्व भार से मुक्त करें और दोनों भाई वृक्ष की अलग अलग शाखाओं की तरह अपना अलग अलग विकास करें, विस्तार करें। प्रताप अवाक रह गया और बोला, भैया मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप कहना क्या चाहते हैं। जगदेव जी ने कहा, इससे पहले कि घर में तेरा मेरा का भाव आए, घर का माहौल खराब हो, रिश्तों में तल्खियाँ घुलें, भाइयों में द्वेष या विषाद हो, हमें सौहार्दपूर्ण वातावरण में घर का बंटवारा कर लेना चाहिए। हमें किसी पंचायत या रिश्तेदारों को बीच में लाने की ज़रूरत नहीं है। कोई गवाह, कोई मुंसिफ की भी ज़रूरत नहीं है। अन्नू से बोलिए कि जो चीज़ उसके मायके से आई थी, जो चीज़ें आप खरीद कर लाए थे, उन्हें अलग कर ले। बंटवारा सिर्फ उन चीज़ों का होगा जो माँ बाबूजी ने अपनी मृत्यु से पहले छोड़ा था। और मेरे मायके से जो आया था उसका क्या? शकुंतला जो दरवाजे की आड़ से सब कुछ सुन रही थी, दखल देते हुए बोली। जगदेव जी की आंखें धधक उठी। क्रूर भाव से उन्होंने पत्नी की ओर देखा। होठों से जैसे फुफकार निकली हो। तुम्हें बीच में बोलने के लिए किसने कहा? शकुंतला सहम गई। जाओ यहाँ से, और बिना अनुमति भाइयों के बीच बोलने से पहले 1000 बार सोचना। शकुंतला उनकी आंखों के सामने से ओझल हो गई। जगदेव जी थोड़ी देर तक विचलित से रहे, फिर बोले, अगले शनिवार तक खाना सामूहिक बनेगा।
इस बीच जो चीज़ें जिसे खरीदनी हो, व्यवस्था करनी हो, कर ले। प्रताप अवाक रह गया। वो अन्नू की करतूतों से अनभिज्ञ था। उसके लिए हर चीज़ अप्रत्याशित थी। वो बड़े भाई से निवेदन करता रहा, मान मनुहार करता रहा, अपनी गलती पूछता रहा, उन भूलों के लिए भी माफ़ी मांगता रहा जो उसे मालूम भी नहीं थी। परंतु जगदेव जी का स्पष्ट मत था कि एक न एक दिन जब बंटवारा होना ही है तो किसी और दिन का इंतजार क्यों। प्रताप ने कठोरतापूर्वक अन्नू से जवाब तलब की तो बुलेट और वॉशिंग मशीन वाली बात भी सामने आई। प्रताप सिर पकड़कर बैठ गया। बोला, तुम्हें वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल दिखा, पर ये नहीं सोच पाई कि शकुंतला भाभी ने सालों मेरे कपड़े अपने हाथों से धोए हैं, वर्षों तक मुझे खाना पका पका कर खिलाया था, और आज तुम्हें बुलेट की पड़ी है। अरे मोटरसाइकिल चलाना भी मैंने भैया की बाइक से ही सीखा था। अन्नू पति की डांट खाकर भी खुश थी। उसका घमंड उसे संयुक्त परिवार के लाभ को समझने ही नहीं दे रहा था। वह तो बंटवारे को अपनी सफलता समझ रही थी। अगले दिन शकुंतला एक वॉशिंग मशीन और एक मिक्सर ग्राइंडर खरीद कर ले आई। जगदेव जी ने अपना फैसला सुना तो दिया था, पर अंदर ही अंदर परेशान थे। सबसे ज़्यादा व्यथित प्रताप था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। माता पिता की मृत्यु के बाद बड़े भाई भाभी ने उसे जिस तरह से रखा था, पाला था, वो उसे कभी भुला नहीं सकता। बड़े भाई की मदद के बिना वो अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर सकता था। बड़े कोचिंग संस्थान में एडमिशन नहीं ले सकता था। यहाँ तक कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवेदन भी नहीं कर पाता। जो भी व्यक्ति उन्हें या उनके परिवार को जानता था, हर कोई प्रताप को ही दोषी ठहराता, एहसान फरामोश समझता। इसलिए प्रताप ने तय किया कि कुंडा में रहकर बंटवारे की तोहमत झेलने से अच्छा है कि वो इलाहाबाद ही कूच कर जाए। फिर वो समाज में कह सकता था कि प्रतिदिन के अप डाउन से उसे परेशानी हो रही थी, क्योंकि उसकी जॉब इलाहाबाद में ही थी। इसलिए उसने इलाहाबाद में ही रहने का निर्णय लिया। अब एक ही घर में दो रसोई होने का कलंक भी नहीं लगना था। 7 के बजाय 5वें दिन ही प्रताप ने कुंडा छोड़ दिया। मकान दिलवाने में अन्नू के भाइयों ने व्यापक भूमिका निभाई थी। किराए का घर ससुराल के पास ही था। मन से प्रताप बहुत आहत था। इसलिए बंटवारे के लिए भी वह जगदेव जी को ही उत्तरदायी समझता था, जो औरतों की बातों में आकर घर का बंटवारा कर रहे थे। अन्नू ऊपर से दुखी होने का अभिनय करती थी, परंतु उसका अंतर मन प्रफुल्लित था। अंदर ही अंदर वो बहुत खुश थी। काश यही काम पहले हो गया होता तो अब तक वो इलाहाबाद में सेटल हो गई होती। उसका ब्यूटी पार्लर भी मशहूर हो चुका होता। लेकिन महज 15 दिन के अंदर ही अन्नू का भ्रम टूटा। माँ और बहन, जो अक्सर उसे इलाहाबाद में सेटल होने के लिए उकसाती थी, अब अन्नू को उनसे अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा था। वो ब्यूटी पार्लर क्या चलाती, बच्चे को पालना भी भारी पड़ रहा था। कुंडा में बेटा हमेशा शकुंतला से चिपका रहता था। ना समझ राज को अभी तक समझ नहीं आया था कि घर में हुआ क्या है। वो अक्सर बड़ी मम्मी की पुकार लगाता हुआ शकुंतला को अपने घर में ढूंढता था। प्रताप पहले अन्नू से नाराज हुआ, फिर वही नाराजगी बड़े भाई के प्रति बढ़ती गई। क्यों औरतों के विवाद के कारण उन्होंने आज्ञाकारी भाई की अवहेलना की। नाराजगी पहले क्रोध में, फिर प्रचंड आक्रोश में बदल गई। बाद में तो उसे भाई की हर डांट फटकार भी, जिसका अब कोई औचित्य नहीं था, बुरे संस्मरण की तरह याद आने लगा। जिस भाई ने उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, पहली बार स्कूल लेकर गया था, कॉलेज में एडमिशन दिलाया था, बिना सोचे विचारे शिक्षा पर भरपूर खर्च किया था, पल पल आलंबन बना था, सहारा दिया था, अब वही आंखों में खटकना शुरू हो गया। 2 माह तक कुंडा वाला मकान खाली रहा। प्रताप का इरादा भी नहीं था कि वो उसे किराए पर चढ़ाए, पर जब इलाहाबाद में प्रति माह 10,000 किराया देना पड़ा तो उसने मन मारकर कुंडा वाले मकान के अपने पोर्शन में 2 किराएदार रख लिए, जिनसे उसे प्रति माह 12,000 रुपये किराए के मिल जाते थे। बाद में किराएदारों के मिसबिहेव की शिकायत जब जगदेव जी ने प्रताप से की तो नाराज प्रताप भड़क उठा। आपको तो सभी से तकलीफ है, पहले मुझसे हुई, अब मेरे किराएदारों से भी तकलीफ होने लगी। जरा जरा सी बात का बतंगड़ बनने लगा। रिश्ते शत्रुता में बदलते चले गए और कुछ समय गुजरा। राज स्कूल जाने लगा तो अन्नू के अंदर का ब्यूटिशियन एक बार फिर से जागा, पर जल्दी ही उसे पता चल गया कि समोसा बनाना और समोसा बेचना दोनों ही अलग अलग कला हैं। वो समोसा बना सकती थी, पर उसे बेचना नहीं आता था।
वो किसी का श्रृंगार तो कर सकती थी, पर ग्राहक जुटा पाना उसके बस में नहीं था। घर में वो पार्लर खोल ले, प्रताप इसकी इजाज़त तो दे सकता था, पर अन्नू फुल टाइम ब्यूटिशियन की नौकरी करे, खुद प्रताप को गवारा नहीं था। जिस बच्चे के सुंदर भविष्य के लिए वे इलाहाबाद आए थे, अब उस बच्चे का ठीक से लालन पोषण भी नहीं हो पाता। फिर ऐसी नौकरी, ऐसे पैसे का क्या औचित्य था। अन्नू का भ्रम टूटा तो उसका दर्प भी टूटने लगा। दिखावे के लिए वो अपने अमीर मायके का हवाला जरूर देती थी, पर सच्चाई उसे भी समझ में आ गई थी। शादी के इतने साल बाद उसे मायके से क्या सहायता मिल सकती है, वो बहुत अच्छी तरह से जान गई थी। प्रताप के जगदेव जी से रिश्ते दिनों दिन बिगड़ते चले गए। घर के बंटवारे के बाद गांव की जमीन जायदाद का भी बंटवारा हुआ। दोनों भाइयों ने दो अलग अलग किसानों को अपनी अपनी जमीनें बटाई पर खेती करने के लिए दे दी। बाद के दिनों में तो हालात ऐसे हो गए थे कि प्रताप कभी कुंडा आता भी था तो जगदेव जी से मिलने से कतराता था। उसकी भरपूर कोशिश होती थी कि भाई भाभी की मुलाकात से बचा जाए। लंच टाइम पर जब उसे भूख लगती थी तो वह किसी मित्र के घर या होटल में खाना खा लेता था। बंटवारे के बाद उसने बड़े भाई के घर एक गिलास पानी तक नहीं पिया था। जगदेव जी को आगे पीछे सब कुछ पता चल जाता था, परंतु उन्होंने जैसे उसे विस्मित कर दिया था, जैसे उसके होने या ना होने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। पड़ता भी था तो कम से कम वे उसे व्यक्त नहीं करते थे, यहाँ तक कि शकुंतला के सामने भी नहीं। रविवार का दिन था, 4 दिन के बाद ही दिवाली थी। मकान भले ही किराए का हो, पर साफ सफाई तो रहने वालों को ही करनी होती है। अन्नू और प्रताप घर की साफ सफाई कर रहे थे। प्रताप के हाथ में झाड़ू था और वह बालकनी में एक स्टूल पर खड़े होकर बालकनी की छत झाड़ रहे थे। बैलेंस डगमगाए नहीं, इसके लिए अन्नू ने स्टूल को मजबूती से पकड़ रखा था। स्टूल प्लास्टिक का था, देखने में काफ़ी मजबूत था। पता नहीं प्रताप के भार से स्टूल का पांव मुड़ा था या झाड़ने के क्रम में जो हिलडुल हुई थी उसके कारण स्टूल एक तरफ दब गया था। प्रताप एक छज्जे से टकराता हुआ सिर के बल जमीन पर गिरा। एक साथ 2 चीखें गूंजी, बालकनी में हकबकाई सी अन्नू के होठों से और जमीन पर लहूलुहान हो चुके प्रताप के कंठ से। क्षण भर में खुशी का माहौल मातम में बदल गया था। प्रताप थोड़ी देर तक छटपटाता रहा, फिर उस पर बेहोशी छाने लगी। आवाज़ सुनकर कुछ लोग लपक कर वहां पहुंचे। प्रताप का सिर बुरी तरह से फट गया था, कंधे लुंज पुंज हो चुके थे। किसी ने एम्बुलेंस के लिए फ़ोन कर दिया। आधे घंटे के अंदर जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करता हुआ प्रताप इलाहाबाद के इमरजेंसी वार्ड में था। दोनों साले और साली भी अस्पताल पहुंच गए थे। बड़े साले ने कुछ सोचकर जगदेव जी को मोबाइल पर खबर दे दी। घर में जैसे कोहराम मच गया था। जगदेव जी ने करीबी दोस्तों से मदद मांगी थी। कुछ दोस्त नगद रुपए लाए थे तो कुछ दोस्तों ने अपना एटीएम कार्ड तक दे दिया था। घर में पड़े हुए पैसे भी ले लिए गए थे और थोड़े पहनने के कपड़े रखकर पति पत्नी पड़ोस में रहने वाले एक टैक्सी संचालक से गाड़ी भाड़े पर लेकर इलाहाबाद के लिए रवाना हो गए थे। जब वे अस्पताल पहुंचे तब तक प्रताप की सर्जरी शुरू हो गई थी। प्रताप की हालत गंभीर थी। सिर तो फटा ही था, कंधे और दाहिने हाथ की हड्डियां भी बुरी तरह से टूट चुकी थी। अन्नू ने जब जगदेव जी और शकुंतला को देखा तो उसे एक बारगी यकीन भी नहीं हुआ था कि इस संकट की घड़ी में वे लोग साथ थे। अन्नू की पलकें एक बार फिर भीग गईं। वो चीत्कार मारकर शकुंतला से लिपट गई। दोनों की आंखें बरसने लगी। जब रोना सिसकना कम हुआ तो जगदेव जी बोले, पैसे की समस्या नहीं है, आगे पीछे सब कुछ मैनेज हो जाएगा। कोई ज़रूरत हो तो बेझिझक बोलना, मैं इंतजाम करके आया हूँ। मैं भी अपने सारे गहने लेकर आई हूँ, शकुंतला धीरे से बोली। अन्नू अपने जेठ जेठानी को श्रद्धापूर्वक देखती रह गई। दिवाली की शाम थी। वातावरण में अंधेरा छाने लगा था। लोग दिवाली के दिए निकालने लगे थे और बच्चों ने पटाखे जलाने शुरू कर दिए थे। प्रताप का ऑपरेशन सफल रहा था। टूटी हड्डियों में राड डालकर प्लास्टर कर दिया गया था। फटा हुआ सर सर्जरी करके टाँके लगा दिए गए थे, पर खतरा अभी टला नहीं था। कॉम्प्लिकेशन कभी भी शुरू हो सकता था, इसीलिए गहन जांच के लिए उसे आईसीयू में भर्ती किया गया। आज सुबह से ही अस्पताल में मायके का कोई सदस्य नहीं आया था। सभी को अपने त्यौहार की फिक्र थी, अपने बच्चों की खुशियों की परवाह थी। बुरे से बुरे हालात में भी कोई अपनी दिवाली नहीं छोड़ना चाहता था।
शकुंतला और जगदेव जी जब से कुंडा से आए थे, अस्पताल से वो कहीं बाहर नहीं गए थे। नहाना धोना भी वहीं अस्पताल के किसी बाथरूम में कर लेते थे। खाने के लिए कोई घर से लाकर कुछ दे दिया तो ठीक है, अन्यथा हॉस्पिटल के कैंटीन में जो मिलता था लाकर पति पत्नी खा लेते थे। अनु अपनी गलतियों को बार बार सोच रही थी। अपनी जेठानी को पकड़कर वो रोने लगी। शकुंतला ने उसे थपकी देते हुए कहा, प्रताप मेरे लिए बेटे जैसा है। जब सासू माँ ने आंखें मूंद ली थी तभी मैंने इसे अपना बेटा समझ लिया था और बेटे को बड़ा करने में मैंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। कहते कहते शकुंतला रो पड़ी। अन्नू भी फपक पड़ी। शकुंतला के वक्ष में उसने अपना चेहरा छुपा लिया था। प्रताप अब खतरे से बाहर था। सभी लोग घर आ जाते हैं। कुछ दिनों के बाद प्रताप काफ़ी हद तक ठीक हो गया था। अब जगदेव जी, जो इतने दिनों तक खुद को कठोर बनाए हुए थे, एकदम से रो पड़े। देर तक रोने के बाद प्रताप का हाथ अपने हाथ में लेकर बहुत ही पीड़ित स्वर में बोले, प्रताप ये सब आग मैंने ही लगाई थी। ठीक है, अन्नू ने नादानी की थी, पर मैंने कौन सी समझदारी दिखलाई। उसे समझाने बुझाने की जगह ओवर रिएक्ट किया था। एकदम से एक तरफा फैसला सुनाया कि अब इस घर में हम एक साथ नहीं रहेंगे, तुरंत बंटवारा हो जाना चाहिए। तुम रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, पर मैंने तुम्हारी एक नहीं सुनी। बहुत ही क्रूरता के साथ तुम्हें खुद से अलग कर दिया था। ना बंटवारा हुआ होता और ना तुम लोग उस मनहूस मकान में जाते और ना ही इस तरह का हादसा होता। प्रताप बोला, भैया ये सब खुद को शर्मिंदा करने और टार्चर करने वाली बातें हैं। अगर आपने ओवर रिएक्ट किया था तो मैंने भी तो बेशुमार गलतियां की थी। आपको परेशान करने की जिद ठाने बैठा था और फिर देखा जाए तो जो हुआ एक तरह से ठीक भी हुआ। अन्नू को सबक मिलना भी जरूरी था आज की तारीख में, बल्कि इलाहाबाद शिफ्ट करने के 10 दिन के अंदर ही उसे एहसास हो गया था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। आप लोगों की छत्र छाया छोड़कर तन्हाई में वो भी पछताई है। वो मुझसे कुछ कह तो नहीं पाती थी, पर उसकी पीड़ा, उसकी परेशानी, उसकी थकान उसके चेहरे पर परिलक्षित होती थी। अब वो अच्छी तरह से समझ चुकी है कि उसका मायका सिर्फ सहानुभूति के बोल बोल सकता है। मदद तो आप लोगों से ही मिलना है। दुर्घटना के बाद शुरू में उन लोगों ने मुझे हॉस्पिटल जरूर पहुंचाया था, पर धीरे से आपको फ़ोन भी कर दिया ताकि आप आकर मेरी जिम्मेदारियां उठा सकें। जैसे ही आपने जिम्मेदारी उठाई, वह धीरे धीरे अपने कारोबार में व्यस्त हो गए थे। वे लोग फ़ोन पर झूठी सहानुभूति ज़रूर व्यक्त करके अपना फ़र्ज पूरा कर लेते थे। अब पूरा परिवार हंसी खुशी कुंडा के घर में रहने लगते हैं। अन्नू का घमंड पूरी तरह से चूर चूर होकर बिखर गया था और आज सब एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश हैं। तो आज की कहानी में बस इतना ही। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।